स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने आपकी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास जो है भारत का वो स्टार्ट कर दिया था। तो आप हमें कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी पहली क्लास। और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट की भी लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप क्वेश्चंस को, क्विज़ेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी आप अवश्य ज्वाइन कर लें। आज की इस क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आपका टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर जिसे आप इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी एक बड़ा चैप्टर भी है। तो शुरुआत करते हैं इसकी अपने पहले प्रश्न के साथ। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है। ऑप्शन है ए संस्कृति पर, बी अर्थव्यवस्था पर, सी धर्म पर, या ऑप्शन डी विज्ञान पर। तो देखिए काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज जो है विलक्षण है या विशिष्ट है, और यह किस पर निर्भर, क्योंकि यह निर्भर होता है या मुख्यतः आश्रित होता है आपके अर्थव्यवस्था पर। जहां अर्थव्यवस्था अच्छी होगी मानव समाज अधिकतर उसी तरफ जाता है। आप इसे आज के दौर में भी देख सकते हैं, जब जैसे कि यहाँ से कई लोग अमेरिका जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी है वहाँ पर। तो पहले भी इसी प्रकार से शुरुआत से चीज़ें चलती आ रही हैं। लोग नदियों के किनारे रहते थे क्योंकि वहाँ फसल होती थी वहाँ पर, और भी जो है व्यापारिक कार्य भी कर सकते थे। ऐसी जगहों पर ही रहते थे लोग पहले भी, जहाँ पर अर्थव्यवस्था अच्छी हो। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप इसे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था भारत की सही होती गई, समाज का एक सोशल स्टेटस भी जो है वो सुधरता गया, धीरे धीरे ऊपर आता गया। पहले सामान्य कोई भी जीन्स शर्ट ऐसी चीज़ नहीं पहन पाता था, आज हर कोई पहन रहा है। पहले किसी किसी के घर में ही टेलीफोन होते थे, आज हर घर में सफाई करने वाले तक के पास भी आपको आईफोन मिल जाएगा। फिर आगे देखिए, जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई, जो हम अभी बात कर रहे थे। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या था, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो आपको यह समझ में आया होगा कि मानव समाज जो है विलक्षण है। क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित रहता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। ऑप्शन है ए सुमेरियन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता, या ऑप्शन डी मेसोपोटामिया सभ्यता। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा जो है वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अब इसी को आप हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसी को आप इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता भी कह देते हैं। उसका कारण है क्योंकि हड़प्पा जो है उसका विस्तार सर्वाधिक है, काफ़ी बड़े एरिया में वो फैला हुआ मिला उस समय पर। इस कारण से उसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो और यही सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल था, उसी के नाम पर इस सभ्यता को जाने जाना लगा। और ये किसके समकालीन थी देखिए, तो यह सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनके समकालीन रही। कौन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब यहाँ पर हम इस पर बात कर लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है, तो हड़प्पा नामक पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो हमने आपको अभी बताया। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र की सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी, उनके कंटेम्प्रेरी थी। कौन कौन सी सभ्यता, मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया के सभ्यता जिस समय पर थी उसी समय पर आपकी सिंधु घाटी सभ्यता भी थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, ऑप्शन है ए प्राग ऐतिहासिक युग से,
बी आद्य ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से, या फिर ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो देखिए क्या पूछा है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस युग से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए क्यों, तो इसका कारण भी है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो आपको साक्ष्य मिले हैं, जो चीज़ें हैं वो आपको लिखित रूप में मिली तो हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा लिखा नहीं जा सकता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर एक याद रखनी है। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा होता है यदि हम आपको बताएं, तो देखिए यह होता है प्रोटो हिस्टोरिक। कौन सा, तो देखिए आप याद रखिएगा, अब आपको यह अच्छे से याद रहेगा। कौन सा, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। जो ऐसे 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 करके लिख गए हैं या कुछ अजीब सा ऐसे बना गए हैं वो हम अभी नहीं पढ़ पाए हैं। इस कारण से ये कौन सी में है, सिंधु घाटी सभ्यता प्राग आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक में आती है। अब अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, यानी कि इस समय तक आर्य यहाँ पर नहीं आए थे क्योंकि, आपको कारण बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर ए, वह नगरीय सभ्यता थी, बी उसकी अपनी लिपि थी, सी उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, या फिर ऑप्शन डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, गैर आर्य सभ्यता थी। क्यों, क्योंकि यह क्या है, नगरीय सभ्यता थी। और जबकि जो आर्य सभ्यता थी यानी आर्यंस, जो कि आज की डेट में यदि हम देखें तो अधिकतर लोग हम में से आर्य ही हैं। तो आर्य जो सभ्यता थी वो सेंट्रल एशिया में हुआ करती थी, और वो कैसी सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी, जो इधर उधर आते जाते रहा करते थे और वे भारत में आए, धीरे धीरे यहीं घुल मिल गए और आज अधिकांशतः हम सभी उनमें से आर्य ही हैं। तो आपको याद रखना है आर्य सभ्यता कैसी थी। तो देखिए आप यहाँ पर भी लिख लीजिए, आर्य कैसे हुआ करते थे, ये होते थे ग्रामीण। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, देखिए क्या कहा गया है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन है ए लिपि, बी नगर नियोजन, सी तांबा, या डी मृदभांड। तो देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मृदभांड। अब ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम यहाँ पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो हम जानते हैं कि आर्यों से तो अलग थी। उसका मुख्य कारण भी था क्योंकि आर्य जो थे वो ग्रामीण सभ्यता से थे, और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो उस समय की नगरीय या शहरी जो है एक सभ्यता रही। लेकिन जब हम अलग अलग हिस्टोरिक चीज़ों को देखते हैं, जो वहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड में चीज़ें मिलती हैं, उसमें से सबसे अलग जो एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है वो है मृदभांड, जो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों की जो सभ्यता थी उससे पहले का सिद्ध करते हैं वास्तविकता में। अब यहाँ पर हम उनकी बात कर लेते हैं कैसे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। इन चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि यह आर्यों से ज़्यादा विकसित थी। फिर देखिए आगे, पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड
जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं कौन, मृदभांड। इन जो आर्य सभ्यता है उसको प्राचीन मतलब उससे पहले का किसे सिद्ध करते हैं, वो उससे पहले का सिद्ध करते हैं किसे, आपकी जो हमारी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसे उससे पहले का सिद्ध करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब और मृदभांड क्या होते हैं, मिट्टी के बने बर्तन जो अर्थवेयर्स कहलाते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, ऑप्शन है ए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ऑप्शन बी दिया गया है, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ऑप्शन सी है, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। और ऑप्शन डी दिया गया है, उपयुक्त सभी। तो देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, एक सभ्यता का दूसरी सभ्यता से जो अंतर बताते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता से कैसे अलग थी। अब देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इन सभी कारणों से जो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता अलग थी किससे, वैदिक सभ्यता से। किस किस चीज़ों में, तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आपकी नगरीय सभ्यता थी, जबकि यदि हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल जो है वो ग्रामीण सभ्यता का दौर था। इसके अलावा जो सिंधु घाटी की लिपि थी वो कैसी थी, चित्रों की लिपि थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वहाँ पर लोग लिखना प्रारंभ कर चुके थे। उन चीज़ों को हम पढ़ भी चुके हैं कि वेदों को, और आगे भी हम देखेंगे। इसके अलावा देखिए वैदिक सभ्यता के लोग जो है आपके लोहे, रक्षा शस्त्र, इन सभी चीज़ों को जानते थे। वहीं से सारे आपके राजाओं का कंसेप्ट और ये चीज़ें प्रारंभ हुई, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं था, उनमें इन चीज़ों का बहुत ही अभाव था। इसलिए ये सभी यहाँ पर सही हैं। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी, जो हमने आपको बताया। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी कि चित्रों से वो दर्शाया करते थे, जबकि वैदिक सभ्यता में हम पढ़ते हैं, हमने आपको बताया कि सभी वेद पुराण हम पढ़ सकते हैं, यानी कि उसे पढ़ा जा सकता था। आगे देखिए, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का क्या था, अभाव था। वे लोग लोहे के ज्ञान को इतना अच्छे से नहीं जानते थे। तो ये चीज़ें हमने आपको अभी बताई भी थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है ए, शिलालेख, बी, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, सी, पुरातात्विक खुदाई, या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब देखिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहेंगे प्रश्न तो बहुत सरल है, तो इम्पॉर्टेंट कैसे है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह आपको कंफ्यूज कर सकता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। कई लोगों को यहाँ पर ऑप्शन बी इसका उत्तर लग सकता है, लेकिन सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जब पुरातात्विक खुदाई हुई, उत्खनन कार्य किए गए, तब जाके हड़प्पा संस्कृति की काफ़ी हमें जानकारी वहाँ से प्राप्त हुई थी। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, यदि बी ऑप्शन आपको सही लगता है तो आपको यह चीज़ भी याद रखनी है कि ये प्रोटो हिस्टोरिक काल की बात है और इस लिपि को अब तक पढ़ा ही नहीं गया, तो आप कैसे भी इसे नहीं कर सकते। तो किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पर इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है, अभी हमने आपको बताया। अतः सभ्यता के संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो देखिए यही प्रश्न है, बस थोड़ा सा घुमाकर पूछा है। ऑप्शन है ए, शिलालेख, बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। आगे देखते हैं ऑप्शन सी दिया गया है, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, या ऑप्शन डी,
धार्मिक ग्रंथ। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? पुरातत्व संबंधी खुदाई से ही आपको सिंधु घाटी सभ्यता पर काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं, या वही चीज़ें हैं जो इस पर प्रकाश डालती हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई। ऑप्शन है ए मोहरें, बी बर्तन जेवर हथियार तथा औजार, सी मंदिर, या डी लिपि। और ये आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मोहरें। जो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें मिली हैं, हम सभी जानते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हैं, और उसी के आधार पर चीज़ों को जाना गया है, उनके बारे में जाना गया है। उनका वैश्विक व्यापार कहाँ कहाँ तक था, यह भी हमको उनकी मोहरों से ही एक जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। वहीं से मोहरों से हमें पता चलता है कि किन किन भगवानों पर वे विश्वास किया करते थे, कौन कौन से अंधविश्वास में माना करते थे, किस किस के साथ व्यापार किया कर सकते थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें कहाँ से पता चलती हैं? तो ये उनकी मोहरों से हमें पता चलती हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है एम रफीक मुगल। इनका कहना है हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ऑप्शन बी EJH मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। और ऑप्शन डी अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। और ये भी आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। और देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आपके आ सकता है। तो एक एक करके इन्हें देखते हैं कौन सा यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, अर्थात कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए क्या है, एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। यदि देखिए आपको यह कथन नहीं भी पता है तो भी आप तब भी एक चीज़ आप सोच के देखिए कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो तो मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी, तो उसकी प्रेरणा से कैसे बनेगी? यदि मेसोपोटामिया की सभ्यता उससे पहले की होती तो उसकी प्रेरणा से बन सकती थी। अर्थात यही कथन आपका गलत हो गया और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कई बार ऐसे प्रश्न भी होते हैं जहाँ पर आपको इस प्रकार से कंफ्यूज करेगा, आप सोचेंगे कि ये तो मैं कैसे ही करूँ, इस सभ्यता के बारे में इतने सारे कथन किसने क्या कहा है हमें नहीं पता। लेकिन थोड़ा सा यदि आप वहाँ पर कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, चीज़ों को शांत दिमाग से सोचेंगे, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाएंगे। बाकी के जो स्टेटमेंट हैं वो इसमें एकदम सही हैं। अब इसकी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं विस्तार से कि किसने क्या कहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, सबकी अपनी अपनी अलग थ्योरी है, एक एक करके देखते हैं। तो देखिए EJH मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर यानी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुई, यानी कि वहाँ के लोग जब यहाँ आ गए तो यह सभ्यता पनपी। फिर देखिए इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद DH गॉर्डन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इनका क्या मानना है कि जब वेस्टर्न एशिया, पश्चिमी एशिया जो है, वहाँ से जैसे जैसे सभ्यता का विचार आया लोगों में, वहाँ से यह विचार यहाँ तक पहुँचा और इस सभ्यता का उद्भव हुआ। आगे देखिए इस संदर्भ में अमलानंद घोष, आपने इनका नाम पढ़ा होगा, उत्खनन करता रहे हैं, हिस्टोरियन हैं, का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। जो इससे पहले एक सभ्यता थी, जब वह
पूर्ण रूप से परिपक्व हो गई, काफ़ी चीज़ें उन्होंने डेवलप की। उसके बाद उन्होंने एक नई सभ्यता प्रारंभ की और वो बनी आपकी हड़प्पा सभ्यता। आगे देखिए, स्टुअर्ट पिगट और फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। तो मुगल कौन सी को देते हैं? आर.एफ. मुगल ये देते हैं, रफीक मुगल ये देते हैं कि स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी यहीं के लोगों ने अपने आप ही यह सभ्यता बनाई। आगे देखिए, एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो यह चीज़ आपको यहाँ पर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, किसका क्या मत था ये आप यहाँ से अवश्य पढ़ें और इसको अपने नोट्स में भी ऐड कर लें। कभी आगे भी यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है तो वहाँ पर ये चीज़ें आपके काम आएंगी। यदि मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मान लीजिए 5 नंबर में आपको दे देता है कि हड़प्पा सभ्यता को लेकर विभिन्न इतिहासकारों के क्या मत हैं, उन पर प्रकाश डालिए, तो आप वहाँ पर ये सभी पॉइंट लिख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, सूची 1 में क्या है, अलग अलग स्थान हैं सभ्यता के, और सूची 2 में उसके उत्खननकर्ता दिए गए हैं। तो यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसे भी आप स्टार मार्क कर लेंगे। सूची 1 में है हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। सूची 2 में है एन.जी. मजूमदार, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और बी.बी. लाल। अब यहाँ पर आपको मैच करना है कि किसने किस सभ्यता का या किस स्थान का उत्खनन किया था। तो देखिए, सबसे पहले हड़प्पा तो आपको याद होगा ही, और हड़प्पा है दयाराम साहनी, यानी ए का हो जाएगा 3। अब यदि आप ऑप्शंस में देखेंगे तो आपका प्रश्न तो इसी से ही हो गया, बाकी के नहीं आते तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं, दूसरा है हस्तिनापुर। तो देखिए, हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किया गया था किसके द्वारा? हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किया गया था बी.बी. लाल के द्वारा, यानी कि बी का हो जाएगा 4। सी है तक्षशिला, तक्षशिला का उत्खनन जॉन मार्शल के द्वारा किया गया, सी का 2, और डी कौशाम्बी का एन.जी. मजूमदार के द्वारा, यानी डी का 1। तो देखिए क्या है, युग्म कूट आपका बनता है 3, 4, 2, 1। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, A3, B4, C2, D1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और यदि आपको सभी नहीं भी आते थे तो भी आपको यदि हड़प्पा का आता होगा तब भी आपका यह प्रश्न आसानी से हल हो जाता। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन है ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, या ऑप्शन डी चांदी के आहत सिक्कों में। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। काफ़ी अच्छा यह एक क्वेश्चन है। अब देखिए, कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं किससे? चांदी के सिक्कों से, कि सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाए। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? चांदी की उपलब्धता, उस समय पर चांदी सबसे पहले किस समय उपलब्ध थी, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा सिविलाइजेशन में सबसे पहले आपको चांदी के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पर? तो देखिए, एक तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, 2 स्थान पर। कहाँ कहाँ? तो देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो दोनों ही स्थानों के नाम भी आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। देखिए, नाम दे दिए हैं यहाँ पर, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर माइंस, जो कि राजस्थान में है, हम पढ़ते हैं इनको, राणा लाखा के समय भी थी, जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त किया करते थे। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये चीज़ भी याद
रखनी है कि कहाँ से ये लोग जो है चांदी निकालते थे। जावर, उदयपुर और अजमेर, इन जगहों की खदानों से ये चांदी प्राप्त किया करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन है आपके पास, ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु या डी नीला। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए लाल। तो देखिए, हड़प्पा में जितने भी आपको अधिकतर मिट्टी के बर्तन मिलते हैं और उन बर्तनों पर अधिकतर लाल रंग का प्रयोग किया गया है, जो चाक पर बनाए जाते थे। चाक आपको कई जगह से मिला है और मृदभांड जो हैं वे भी जगह जगह से मिले हैं। और मृद भांडों को जो है किस रंग से? लाल रंग से बनाया जाता था और इन पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। तो यह भी आपको याद रखना है। तो देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चित्रकारी किस रंग से की जाती थी? तो देखिए, चित्रकारी की जाती थी किससे? काले रंग से। लाल पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए क्या दिया गया है। तो देखिए, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले मृदभांड की और दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों की ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। जो अभी हमने आपको लिखाया भी कि चित्रकारी काले रंग से की जाती थी, तो आप याद रखिए, लाल रंग का बर्तन, उस पर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है, ए पूर्व आर्य यानी प्री आर्यन पीरियड से, बी उत्तर वैदिक काल से यानी लेटर वैदिक पीरियड से, सी मौर्य काल से या ऑप्शन डी कुषाण काल से। तो देखिए, यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है और यहाँ पर प्रश्न जो है वही है, लेकिन थोड़ा सा आपसे घुमा करके पूछा गया है। तो देखिए, मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिल जाता है। कई जगह जो है आपको मूर्तियाँ मिली हैं, पशुपति की मूर्ति मिली है, कई जगह आपको अलग अलग भगवानों की या देवी की मूर्ति भी मिली है। तो सही उत्तर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर सीधे सीधे सिंधु घाटी सभ्यता तो नहीं दिया है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता कब थी? आर्यन पीरियड से पहले थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व आर्य प्री आर्यन पीरियड। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी था, बस थोड़ा सा उसको घुमा करके पूछ लिया। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। तो ये चीज़ हमने आपको अभी बताई थी कि मूर्तियाँ मिली हैं, आदि की, शिव आदि की मूर्ति मिली है, देवी की मूर्ति मिली है, तो उनकी बात हम आगे भी प्रश्नों में करेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? नहीं हुआ पूछा है। ऑप्शन है, ए गाय, बी हाथी, सी गेंडा और डी बाघ। और देखिए, यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। देखिए, क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, लेकिन क्या है कि एंशिएंट हिस्ट्री के शुरुआती जो चैप्टर हैं उनमें अधिकतर चीज़ें फैक्चुअल हैं, तो उनको याद रखने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन चीज़ों को याद रखना है। क्या पूछा है? किस जानवर का वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गाय। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, गाय को वैदिक काल से पूजा जाने लगा, यानी कि इससे पहले गाय नहीं थी वहाँ पर, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण आदि वहाँ पर आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करें तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को वैदिक काल में महत्वता प्राप्त हुई, जो हमने आपको बताया अभी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन है ए चनहुंदड़ो, बी कोटदीजी, सी सोहगौरा या ऑप्शन डी देसलपुर। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए शुरुआत के दो तो आपको पता होंगे, लेकिन एंड के दो ऑप्शन आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए चनहुंदड़ो बिल्कुल हड़प्पा कालीन है, कोटदीजी भी है, देसलपुर भी है, लेकिन सोहगौरा ये आपका हड़प्पा कालीन या हड़प्पा स्थल नहीं है। यह आपको याद रखना है। सोहगौरा कब का है? ये है मौर्य काल से संबंधित। किससे संबंधित है? मौर्य काल से। जब हम मौर्य पढ़ेंगे वहाँ पर इसकी बात करेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो देखिए सोहगौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, राप्ती नदी के किनारे। किस नदी पर? राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। देखिए हमने कहा था मौर्यकालीन स्थल है, तो यहाँ से क्या मिला है? मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहुंदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनहुंदड़ो और कोटदीजी कहाँ हैं? ये देखिए वर्तमान पाकिस्तान में है। जानते हैं आप इसे, चनहुंदड़ो और कोटदीजी। अब देखिए यदि आपको कन्फ्यूज़न हो कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कहाँ है, तो इन पर भी हम बात करेंगे जब सब्जेक्टिव क्लास करेंगे, वहाँ अच्छे से आपको समझाएंगे। पाकिस्तान के सिंध में है। तथा देसलपुर कहाँ है? तो देसलपुर है आपका गुजरात में, गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। चनहुंदड़ो कहाँ है? तो देखिए ये है आपका सिंध पाकिस्तान में। कोटदीजी ये भी सिंध पाकिस्तान में। देसलपुर कहाँ है? तो ये है आपका कच्छ गुजरात में। और सोहगौरा ये कहाँ है? ये है आपके गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातात्विक खोज के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सूची 1 में क्या है? प्राचीन स्थल हैं, और सूची 2 में पुरातात्विक खोज, यानी वहाँ से क्या मिला वो आपको दिया गया है। सूची 1 देख लेते हैं। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। फिर सूची 2 है जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति और हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। अब देखिए एक एक करके इन्हें हम सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहला है आपके पास यहाँ पर लोथल। लोथल से क्या बनता है? तो लोथल से बनता है आपको गोदीबाड़ा। तो यह आपको कहाँ से मैच होगा? ये आपका मैच हो जाएगा किससे? 2 से। लोथल किससे मैच होगा? 2 गोदीबाड़ा से। कहाँ है लोथल? तो लोथल है गुजरात में। फिर देखिए दूसरा है कालीबंगा। कालीबंगा में क्या है? जुते हुए खेत के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। तो यह आपका 1 से मैच हो जाएगा। कहाँ है कालीबंगा? कालीबंगा आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। हमने पढ़ा है राजस्थान हिस्ट्री में, डिटेल में वहाँ पर बात की है इसके बारे में। फिर है आपका धौलावीरा। तो देखिए धौलावीरा से क्या मिलता है? धौलावीरा से मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, यानी कि धौलावीरा आपके 4 से C4 से मैच हो जाएगा। धौलावीरा कहाँ है? ये भी गुजरात में है। और फिर बचता है बनावली, जो कि आपका हरियाणा में है, और यहाँ से मिली है आपको पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, यानी यह आपका 3 से मैच हो जाएगा। तो आपका कूट क्या बना? कूट बना हमारे पास A का 2 है, B का 1 है, C4 है और D 3 है। किस ऑप्शन में है? तो देखिए ऑप्शन B A2 B1 C4 D3, ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम और इसकी चर्चा कर लेते हैं। हमने ये तो बता ही दिया कहाँ से क्या मिला है, कौन सा स्थान किस, कौन सा स्थल किस राज्य में कहाँ स्थित है। अब और थोड़ी विस्तृत चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से
जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और वहीं हरियाणा के फतेहाबाद, कहाँ, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो यही चीज़ें ऊपर थी, कौन सा स्थान कहाँ है वो भी हमने आपको यहाँ बता दिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो में, बी कालीबंगा में, सी हड़प्पा में, या ऑप्शन डी लोथल में। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ है? तो देखिए आप सभी को पता है, ये है आपके हनुमानगढ़ राजस्थान में। कहाँ पर है? ये है हनुमानगढ़ राजस्थान में। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन डी लोथल। तो देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या है? स्थल दिए गए हैं, और सूची 2 में वहाँ से क्या चीज़ें प्राप्त हुई वो दिया गया है, इसे सुमेलित करना है। और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वे आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये जो चैप्टर है यहाँ से मोस्टली इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, 2-3 टाइप के, कि कौन सी वस्तु कहाँ से मिली, या फिर कौन सा स्थान कहाँ पर है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सूची 1 देखते हैं, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। अब सूची 2, शवाधान R37, जो R37 कब्रिस्तान है, फिर गोदीबाड़ा, नर्तकी की मूर्ति और जुता हुआ खेत। तो आइए इन्हें सुमेलित करते हैं एक एक करके। पहला क्या है? हड़प्पा। तो देखिए हड़प्पा से मिलता है आपको R37 क्रीमेंट्री या शवाधान या फिर कब्रिस्तान। तो ये ए आपका 1 से मैच हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा है आपके पास लोथल। लोथल में क्या है? गोदीबाड़ा। तो यह आपका बी 2 से मैच हो जाएगा। सी कालीबंगा से मिलता है जुता हुआ खेत, तो सी आपका 4 से मैच हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो से मिलती है एक नर्तकी की मूर्ति, तो यह आपका 3 से मैच हो जाएगा। क्या बना देखिए कूट? ए का 1 है, बी का 2 है, सी 4 है और डी 3 है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, A1, B2, C4, D3। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर क्या है देखिए, सूची 1 में स्थल है, सूची 2 में नदियाँ दी गई हैं कि यह स्थल किस नदी के किनारे है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सभ्यता या कौन सा स्थल किस नदी के किनारे पर है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूची 1 देखते हैं, हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनकोंडा और पैठन। सूची 2 है गोदावरी, रावी, गंगा और कृष्णा। तो देखिए सबसे पहले है आपका हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा है आपका रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी के किनारे। तो ए आपका 2 से मैच हो जाएगा। फिर देखिए आपके पास है हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर से कौन सी नदी बहती है? गंगा। तो बी आपका 3 से मैच होगा। फिर आपके पास आता है नागार्जुनकोंडा। और देखिए यदि इंडियन ज्योग्राफी आपने पढ़ी है तो नागार्जुनकोंडा क्या है? एक डैम भी है, यानी कि एक बांध भी है। कौन सी नदी पर है? तो नागार्जुनकोंडा जो है या नागार्जुन डैम जो है वो है आपका कृष्णा नदी पर। तो सी आपका 4 से। और पैठन जो है वो आपका गोदावरी नदी पर है। तो ये आपका 1 से मैच हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नदियों से मैच करवाया है। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक मिलता है। क्या बना हमारा युग्म? तो देखिए युग्म है ए का 2, B3, C4, D1। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन बी, A2, B3, C4, D1। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ भी यदि देखेंगे तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे,
हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा और पैठन गोदावरी नदी से संबंधित हैं या उसके किनारे पर हैं। तो ये चीज़ ही हमने आपको ऊपर बताई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको अच्छे से याद रखना है। और इन नदियों कौन सी नगर किस नदी के किनारे है वो भी जरूर याद रखें। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां और सूची 2 पर नदी जिस पर वह अवस्थित है। तो यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं सूची 1 हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़। सूची 2 भोगवा, घग्गर, रावी, सतलज। तो देखिए यह भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है। अब इन्हें सुमेलित करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा। तो देखिए हम जानते हैं हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे, यानी कि ए का हो गया 3। फिर है कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी, तो यह बी आपका 2 से मैच हो गया। सी है लोथल। लोथल गुजरात में और गुजरात में है भोगवा नदी के किनारे, तो सी आपका 1 से मैच होगा। वहीं रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे है, पंजाब में है, ये आपका 4 से मैच हो जाएगा। तो युग्म बनता है आपके पास कौन सा, A3, B2, C1, D4, 3, 2, 1, 4। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन ए A3, B2, C1, D4, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है ए व्यास नदी के किनारे, बी सतलज नदी के किनारे, सी रावी नदी के किनारे, या ऑप्शन डी घग्गर नदी के किनारे। तो देखिए हड़प्पा आपका है रावी नदी के किनारे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि बात करें यहाँ पर और जो नदियाँ दी गई हैं उनके किनारे पर कौन कौन सा स्थल है, तो देखिए सतलज नदी के किनारे पर है रोपड़। कहाँ है रोपड़? तो ये है पंजाब में। फिर देखिए घग्गर नदी के किनारे कौन सी है, तो वो है आपकी कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? हम सभी जानते हैं हनुमानगढ़ राजस्थान में है। अब अगला प्रश्न है सेंधव सभ्यता का महान स्नानागार यानी ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, या ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। महान स्नानागार जो है वो मिलता है आपके कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। यदि कन्फ्यूजन हो जाए, भूल भी जाए, तो याद रखें माँ से ही महान स्नानागार और माँ से ही मोहनजोदड़ो। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो देखिएगा सेंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। तो देखिए एक तो आप इसे याद रखें माँ यानी माँ से महान, माँ से ही मोहनजोदड़ो। क्या लंबाई चौड़ाई है? तो 55 बाई 33 मीटर का है। यह भी आप याद रखें। आजकल RPSC का जो पैटर्न चल रहा है पता चले यही पूछ लिया। अगला प्रश्न है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? ऑप्शन है ए रोपड़, बी हड़प्पा, आगे देखते हैं अगला ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो देखिए महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ए हड़प्पा एवं कोटदीजी, बी कालीबंगा एवं रोपड़, सी धौलावीरा एवं भगवास्त्र, और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो एवं लोथल। देखिए ये आपके लिए है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि कोई एक दिया हुआ होता तो आप आराम से कर लेते, लेकिन 2 स्थल पूछे हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। तो देखिए कैसे याद रखें आप, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार था, बहुत बड़ा था, तो ऐसे याद रखें कि उसमें नाव की ज़रूरत पड़ती थी। और दूसरा लोथल, तो लोथल तो एक बंदरगाह ही था, तो वहाँ भी नाव की ज़रूरत, वहाँ तो नाव आएंगे ही, वहाँ से ही सारा संचालन होता था। इस प्रकार से आप इन दोनों नामों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन
असत्य है। ध्यान से सभी कथन हमें पढ़ने हैं। पहला है ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। और ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। तो देखिए एक एक करके सभी कथनों को देख लेते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला है ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल सही है। हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में नालियों की बहुत सही व्यवस्था थी। हर मकान हर रास्ते पर नालियाँ थीं और सभी नालियाँ ढकी हुई थी। फिर यदि हम बात करें दूसरा, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो यह भी बिल्कुल सही है। वो मेसोपोटामिया, मिस्र, इन सभी की सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार किया करते थे, तो बिल्कुल उन्नत दशा में था। ऑप्शन सी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो यह भी बिल्कुल सही बात है। मातृ देवी की हमें मूर्ति मिलती है, उनकी उपासना की जाती थी, तो यह भी आपका कथन सही हो गया। अब आपसे क्या पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो कथन अब सिर्फ एक ही कथन बचा, और वो कथन क्या है कि लोग लोहे से परिचित थे, तो यह तो बिल्कुल गलत है। सभ्यता किस समय थी, ये थी आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो लोहे से तो ये लोग परिचित थे ही नहीं। लोहे से कौन थे, वैदिक काल के लोग जो थे वे लोहे से परिचित थे। तो इस प्रकार से आपका डी जो है वो गलत कथन है, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कथन आपका गलत कहा गया है। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जो अभी हमने आपको बताया कांस्य युगीन थी, तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। तो ये चीज़ें हमने आपको यहाँ पर पहले ही बताई थी, तो ये आपको याद रखना है। कैसी सभ्यता थी, तो ये थी आपकी कौन सी, कांस्य युगीन। और मातृ देवी की जो मूर्ति है वो भी आपको मिलती है, कहाँ से मिलती है, हड़प्पा से मिलती है, जिसके पेट से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, एक अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, और चौथा अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट दिए गए हैं, ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा तीसरा और चौथा, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखते हैं इन्हें, देखिए एक एक करके। पहला क्या है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा है नगर नियोजन उनका बहुत ही शानदार था, बहुत ही प्लांट सिटी उनकी हुआ करती थी। सभी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटा करती थी, और कोई भी दरवाजे मकान के सड़कों पर नहीं खुलते थे, दरवाजे व खिड़की। तो बहुत शानदार नगर नियोजन था। दूसरा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, बिल्कुल सही बात है, सर्वाधिक चीज़ें आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ही मिलती हैं, और यही इसके शुरुआत में खोजे गए बहुत ही बड़े स्थान हैं। जैसे यदि हम बात करें हड़प्पा जो है, वहाँ से यदि आप बात करें तो 2 टीले मिलते हैं। पूर्वी टीला जो है वो नगरी टीला कहलाता है, पश्चिमी टीला दुर्ग टीला कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक अन्नागार आपको मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो R37 कब्रिस्तान यहाँ से मिलता है हड़प्पा से, और इसके अलावा दुर्ग मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको और क्या मिलता है, तो देखिए एक देवी की मूर्ति मिलती है, तांबे का बना इक्का मिलता है, चबूतरे मिलते हैं। फिर यदि हम बात करें मोहनजोदड़ो, जिसे आप मृतकों का टीला कहते हैं, वो राखलदास बनर्जी ने वो खोदा था, वहाँ पर महान स्नानागार आपको मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको और भी चीज़ें काफ़ी सारी मोहरें मिलती हैं, विशाल अन्नागार भी मिलता है, और इसके अलावा यहाँ पर विशाल भवन मिलता है, पुरोहित आवास आपको यहाँ पर मिलता है। तो इन दोनों के लिए भी ये जाना जाता था। फिर अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, तो बिल्कुल उस समय पर कृषि की जा रही थी, जौ गेहूँ इनके दाने मिलते हैं। और चौथा अपने उद्योगों के लिए, तो इनके उद्योग तो वास्तविकता में बहुत ही शानदार थे। मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन, इन सभी की सभ्यताओं के साथ इनका व्यापार होता था, तो यह भी बिल्कुल
सही है, यानी कि चारों ही आपके सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखिए क्या कहा गया है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली हमने आपको अभी बताया भी। आगे जब इनके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तब भी हम आपको बता देंगे डिटेल में। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे, मन का निर्माण, कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और इसीलिए यहाँ पर आपके चारों स्टेटमेंट भी एकदम सही थे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए, स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता के और बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी लोथल गुजरात, सी कालीबंगा हरियाणा और ऑप्शन डी रोपड़ पंजाब। तो देखिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला है ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। दूसरा लोथल गुजरात, यह भी सही है। तीसरा कालीबंगा हरियाणा, तो यह आपका गलत है। कालीबंगा कहाँ है? ये तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब में है। अब देखिए यहाँ पर हम कालीबंगा की यदि बात करें तो हमने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में आपको राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ाया है। काफ़ी चीज़ें वहाँ पर आपको इसके बारे में हमने बताई भी हैं। और यहाँ पर भी यदि आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। कालीबंगा राजस्थान के कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा की खोज इटली के लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी, जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान इसकी अमलानंद घोष ने की थी। तो ये 2 पॉइंट भी आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखने हैं। और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में हम राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा आलमगीरपुर, चौथा हुलास। कूट दिए गए हैं। ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बी पहला और दूसरा, सी दूसरा, तीसरा और ऑप्शन डी तीसरा और चौथा। अब देखिए यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है कि हमें तो आता ही नहीं है, हमने तो नाम ही नहीं सुने, लेकिन आपको जो आते हैं उन्हें हम पहले छांटते हैं। तो देखिए कालीबंगा, तो ये कहाँ है? ये आपका राजस्थान में है, यानी कि एक नहीं आएगा। दूसरा लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में है, ये नहीं आएगा। तीसरा आलमगीरपुर यूपी में है, ये आएगा। हुलास यह भी यूपी में है, लेकिन मान के चलिए आपको हुलास का पता ही नहीं है। फिर यदि आप विकल्प देखेंगे तो आपको पता है पहला और दूसरा नहीं आएगा, यानी कि पहला दूसरा ये ऑप्शन हट गया, पहला दूसरा ये हट गया, यहाँ पर दूसरा आ रहा है ये भी हट गया। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से भी आप देखिए, यदि शांत दिमाग से प्रश्न को करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे तो काफ़ी इजीली उसको कर लेंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी उसमें। और यदि आप देखते ही विचलित हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जिस प्रकार से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी आपको बता रहे हैं, उसे आप फॉलो कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत एग्जाम में नहीं आएगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ऑप्शन है ए लोथल, बी डाबरकोट, सी कालीबंगा और डी राखीगढ़ी। देखते हैं एक एक। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लोथल, जो कि कहाँ स्थित है? आपका लोथल स्थित है आपके गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा स्थित है आपके कहाँ पर? कालीबंगा स्थित है आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ में। हमने यहाँ पर बात की थी आपसे। और यदि हम बात करें, देखिए कहाँ राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी कहाँ है? ये है आपके हरियाणा में। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से
कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन है ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी बनावली हरियाणा, आगे देखते हैं, देखिए सी दैमाबाद महाराष्ट्र और ऑप्शन डी राखीगढ़ी राजस्थान। देखते हैं इन्हें एक एक करके, देखिए कौन सा कहाँ है, थोड़ी इनके बारे में चर्चा भी कर लेंगे। ऑप्शन ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये आपका बिल्कुल सही है। बी बनावली हरियाणा, यह भी सही है। आगे देखते हैं अगले दो में, तो देखिए तीसरा सी दैमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है। और चौथा राखीगढ़ी राजस्थान, तो यह आपका गलत है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? राखीगढ़ी है आपका हरियाणा में, अभी हमने बात की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग नाम दिए गए, उनकी भी यदि हम बात करेंगे तो देखिए कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। अब देखिए एक एक करके, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, फिर देखिए यहाँ पर और कौन सा था, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। इन सभी के बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करें। यदि राखीगढ़ी की बात करें तो हरियाणा के हिसार में है और ये आपका घग्गर नदी के किनारे पर पड़ता है। और ये यदि हम बात करें तो जो लेटेस्ट के हिसाब से जो है राखीगढ़ी, ये अभी तक का कैसा है, सबसे बड़ा, यानी कि लार्जेस्ट है। अभी तक जितने मिले हैं उनके अनुसार यह सबसे बड़ा सैंधव क्षेत्र किसे माना जाता है? राखीगढ़ी को माना जाता है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर यह भी याद रखनी है, आलमगीर जो था, आलमगीर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे पर है। और यहाँ पर जो है बर्तन, मोर आदि की चित्रकारियाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। तो देखिए इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें भी इनके बारे में आपको याद यहाँ पर रखनी है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, किस नदी के किनारे पर है, और वहाँ से यदि कोई विशिष्ट चीज़ मिलती है तो उसके बारे में। बनावली था एक विकल्प में, ऑप्शन में, तो वो आपके हरियाणा में है। आर.एस. बिष्ट ने उसका उत्खनन करवाया था। 3 स्तर हैं उसमें, और वहाँ पर जो सड़कें हैं वो एक विशेषता है कि सड़कें जो हैं बनावली में वो स्टार शेप, यानी कि बात करें तो हम तारांकित भागों में विभाजित करती हैं पूरे नगर को। तो ये बात भी आपको वहाँ पर याद रखनी है। और वहाँ से आपको क्या मिलते हैं? बाण आदि, ये सभी चीज़ मिलते हैं तांबे के बने हुए। तो ये चीज़ याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है हड़प्पीय स्थल और सूची 2 में है उनकी स्थिति की कौन सा किस राज्य में स्थित है। तो सूची 1 देखते हैं, मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। सूची 2 में स्थिति है राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। तो देखिए सबसे पहले है मांडा। मांडा की यदि हम बात करें तो मांडा स्थित है आपके कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो देखिए ए का हो जाएगा 3। और आप कैसे याद रख सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं भूतपूर्व, कौन? भूतपूर्व प्रधानमंत्री आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, वो मांडा के राजा थे, तो उन्हें राजा मांडा भी कहा जाता है। कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के। फिर देखिए दूसरा बी दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? तो दैमाबाद है आपके महाराष्ट्र में, यानी कि बी का हो जाएगा 4। कालीबंगा हम जानते हैं हनुमानगढ़ राजस्थान, C1। और अंत में राखीगढ़ी, अभी हमने बताया हरियाणा में है, D2, और सबसे बड़ा भी है। तो यहाँ पर आपका युग्म क्या बनता है? युग्म बनता है आपका A3, B4, C1, D2। देखते हैं किस में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, A3, B4, C1, D2, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हड़प्पा पुरास्थल है और सूची 2 में भारत के किस राज्य या किस संघ में है वो आपको बताना है। सूची 1 देखते हैं, बालू, मांडा, पाडरी, हुलास। सूची 2 उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पर अलग नाम भी दिए गए हैं, उन्हें देख के आपको घबराना नहीं है।
एक एक करके इन्हें हम सुमेलित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप उन्हें कर लीजिए जो आपको आते हैं। मांडा अभी हमने आपको बताया कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, तो बी का 2 हो गया। हुलास हमने आपको एक प्रश्न में बताया, क्वेश्चन में, कहाँ है हुलास, उत्तर प्रदेश में, डी का 1 हो गया। अब ऑप्शंस में देख लीजिए क्या इन 2 से आप कर पा रहे हैं। इस प्रकार जब आपको ना आए तो आप ऐसे ट्राई करेंगे तो आपकी चीज़ें बन जाएंगी। तो देखिए बी का 2 कहाँ है, ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन डी में भी है। आगे देखिए यहाँ पर डी का 1 किस में है, तो देखिए डी का 1 है सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में, तो देखिए D1 आपको दे रखा है किस में, ऑप्शन नंबर डी में ही, यानी कि ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उत्तर होगा। बाकी के अब हम मैच कर लेते हैं। बालू, बालू कहाँ पर है, तो देखिए बालू है आपका कहाँ, बालू है हरियाणा में, तो ए आपका 3 से मैच हो जाएगा। और पाडरी आपका कहाँ पर है, तो ये है आपके गुजरात में, तो सी आपका 4 से मैच हो जाएगा। तो देखिए जब यदि आपको नहीं आ रहा है तो देख करके चीज़ों को घबराना नहीं है, आप आराम से जितना आता है उतना कीजिए और देखिए क्या आपका प्रश्न उससे बन रहा है। यदि बनता है बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बन पा रहा है तो भी घबराना नहीं है, उस प्रश्न को छोड़कर अगले प्रश्न पर जाना है, क्योंकि यदि आप वहाँ पर ज़बरदस्ती तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे तो वह प्रश्न आपका अवश्य गलत होगा और फिर वहाँ पर आप नेगेटिव मार्किंग करवा लेंगे, यानी जो नंबर आए हैं उनमें से भी आप कुछ नंबर अपने कटवा लेंगे, तो आपका डबल नुकसान वहाँ पर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। नाम दिए गए हैं, पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चंदूरड़ो और चौथा सुरकोटड़ा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। कूट क्या है, ऑप्शन है ए पहला और दूसरा, बी दूसरा और तीसरा, सी दूसरा तीसरा चौथा और ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो देखिए अब आपको क्या बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से सिंध में हैं। यदि आपने ध्यान से प्रश्नों को किया होगा तो पहले एक प्रश्न में हम आपको ये बता चुके हैं। अब एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो देखिए हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा आपका है तो पाकिस्तान में, लेकिन ये पाकिस्तान के पंजाब में है, यानी कि यह तो नहीं होगा। फिर दूसरा मोहनजोदड़ो, तो देखिए हमने आपको बताया था मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध में है, तो यह सही है। फिर चनहूदड़ो, तो यह भी सिंध में बताया था, तो यह भी होगा। और फिर यदि हम बात करें सुरकोतड़ा, तो सुरकोतड़ा ये तो आपका गुजरात में है, यानी कि दूसरा और तीसरा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 एवं 3। ये कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध में है। तो देखिए ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि आपको याद रखना है कौन सा स्थल किस जगह पर है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है, मोहनजोदड़ो और चनहुंदड़ो कहाँ है, सिंध प्रांत पाकिस्तान, सुरकोटड़ा कहाँ है, गुजरात में है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है ए भारत के गुजरात राज्य में, बी भारत के पंजाब राज्य में, सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। तो अभी हमने किया, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न देखते हैं। चनहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। ऑप्शन है ए J.H. मैके ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी I.A.M. व्हीलर ने, या ऑप्शन डी सर R.L. स्टनी ने। और ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्खननकर्ता भी आपको याद रखने हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, J.H. मैके के द्वारा जो है चनहुंदड़ो का उत्खनन कार्य किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी खोज किसने की थी, खोज की यदि हम बात करें तो वो की थी आपके N.G. मजूमदार ने। तो देखिए दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया, वो J.H. मैके के द्वारा, खोज की गई किसके द्वारा, N.G. मजूमदार के द्वारा। तो ये आपको यहाँ पर दोनों फैक्ट याद रखने हैं। अब यदि हम यहाँ पर चर्चा करें तो देखिए मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किमी दक्षिण में स्थित चनहुंदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में N.G. मजूमदार ने की, जो हमने अभी आपको बताया, तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ पर क्या किया, उत्खनन कार्य करवाया। तो देखिए ये भी याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है कि खोज किसने की और उत्खनन कार्य किसने किया। अब अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल या डी आलमगीरपुर। तो देखिए कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर यूपी में। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। कहाँ है? पंजाब, पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के पास पंजाब का हिस्सा है उसमें स्थित है कौन सा आपका? हड़प्पा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। रावी जो पंजाब में भी बहती है, भारत वाले और पाकिस्तान वाले दोनों में। ये आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह स्थित है। ऑप्शन है ए पंजाब में, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में या ऑप्शन डी राजस्थान में। और यह आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी यहाँ पर किया गया है। यदि कोई सिर्फ रटने वाला होगा, चीज़ें नहीं पता होंगी, तो वो यहाँ पर कंफ्यूज होगा या परेशान हो जाएगा। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ है? तो देखिए रंगपुर वैसे तो है गुजरात में, लेकिन गुजरात में भी काठियावाड़ हिस्सा है, सौराष्ट्र है और कच्छ है, अलग अलग भाग हैं। तो ये सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। ऑप्शन है ए जम्मू का, बी पंजाब का, सी हरियाणा का या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। तो देखिए दधेरी कहाँ पर है? ये है आपके पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। यदि देखिए चर्चा करें तो दधेरी या कोटला दधेरी कहाँ है? एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है जो कि पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके देखते हैं जिससे ये आपको अच्छे से याद हो जाए। हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा है तो पंजाब में, लेकिन कौन से पंजाब में? जो पाकिस्तान के पास है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो की हमने बात की थी, ये और चंदड़ो दोनों कहाँ हैं? सिंध में। लोथल गुजरात में, और गुजरात कहाँ? भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? यानी कि आपसे क्या पूछा है? लोथल किस नदी पर स्थित है ये पूछा है, थोड़ा सा घुमा के। ऑप्शन है ए नर्मदा, बी माही, सी भोगवा या ऑप्शन डी भीमा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भोगवा। जब एक सुमेलित करने का प्रश्न था जिसमें सुमेलित करना था स्थान और नदी को, वहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ है? अहमदाबाद में। यहाँ भी यदि आप देखें तो देखिए हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद, यहाँ पर साबरमती नदी भी बहती है, जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है कि यह उस समय का क्या था? बंदरगाह, पोर्ट था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ऑप्शन है ए गुजरात में, बी पंजाब में, अगला ऑप्शन देखते हैं राजस्थान में या ऑप्शन डी सिंध में। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता के, वे हम करेंगे इससे अगली क्लास में। तब तक आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और वहाँ पर क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ।